नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है, उसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। यह इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों, कैसे और क्या से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? वॉटसन, थॉमसन, क्रो एंड क्रो या थोरनडाइक। क्यों, कैसे और क्या से संबंधित यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो। जब भी आप लोग परिभाषा याद करते हो तो एक उसका कीवर्ड निकाला करो। जैसे इसमें क्या बनेगा? क्यों, कैसे और क्या कौन करता है? क्रो एंड क्रो। शिक्षा तथा समाज। शिक्षा तथा समाज पुस्तक किसकी है? थॉमसन की, क्रो एंड क्रो की, जॉन डीवी की या वैलेंटाइन की? तो यह पुस्तक किसकी है? शिक्षा तथा समाज जॉन डीवी की है। समाज किसका है? जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया था। जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया को क्या बताया था? त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। इनमें से कौन शामिल नहीं है? शिक्षक, छात्र, विद्यालय या पाठ्यक्रम। तो जॉन डीवी ने कितनी बताई थी? त्रिमुखी बताई थी। और उसमें कौन शामिल नहीं था? विद्यालय उसमें शामिल नहीं था। तीन कौन कौन से बताए थे? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन एडम्स ने सीखने के कितने तत्व माने थे? जॉन एडम्स ने कितने माने थे? 3 तत्व, 2 तत्व, 4 तत्व या 5 तत्व? जॉन एडम्स से कितने माने थे? 2 तत्व माने थे। किस किस को माना था? एक तो शिक्षक को माना था और एक किसको माना था? छात्र को। जॉन एडम्स ने क्या कहा था कि सिर्फ इसमें 2 ही तत्व होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र। जबकि जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम को भी इसमें शामिल किया था। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी थी? अभी जो रीट सेकंड लेवल का पेपर रद्द हुआ है उसमें एसएसटी सब्जेक्ट में यह पूछा गया था कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी थी? ब्राउन ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने या वाटसन ने? तो अंतर्निहित पूर्णता किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसने दी थी? यानी सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कौन करता है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जॉन डीवी या वॉटसन? तो यह परिभाषा किसकी है? महात्मा गांधी की। यानी सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कौन करता है? महात्मा गांधी जी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोध व प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसकी है? यानी शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक क्या है? विरोध है व प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसकी है? जॉन डीवी, क्रो एंड क्रो, पेस्टालोजी, वाटसन। तो यह परिभाषा किसकी है? पेस्टालोजी की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? यानी जो ये साइकोलॉजी शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? साइको धन लोगस, साइकी धन लोगस, साइको धन लोगस। तो किससे बना है? साइकी धन लोगस से। यानी यहाँ ये क्या आएगा? ई अल्फाबेट जो है वो आएगा। साइकोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है? साइकी धन लोगस। अब साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी को क्या कहते हैं? आत्मा। और लोगस का मतलब क्या है? विज्ञान। लोगस का क्या है? विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। यह परिभाषा किसने दी थी? वॉटसन, क्रो एंड क्रो, पिल्सबरी। तो किसने दी थी यह परिभाषा? पिल्सबरी ने। कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा किसकी है? पिल्सबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? वॉटसन की, विलियम जेम्स की, क्रो एंड क्रो, स्टेनले हॉल की। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम जेम्स की है। और यह कब प्रकाशित हुई थी? 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। 16वीं सदी में मनोविज्ञान ने आत्मा का विज्ञान माना जाता था। यानी 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना जाता था? आत्मा का विज्ञान। और इस मत का समर्थक कौन नहीं था? अब इस मत का समर्थन किसने नहीं किया था? प्लेटो, जॉन लॉक, अरस्तु, डेकार्ते। तो इसका समर्थन कौन नहीं था? जॉन लॉक इसका समर्थक नहीं था, बाकी तीनों थे। आत्मा का विज्ञान किस किसने माना था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते, इन सभी ने माना था। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? मैकडुगल, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो आचरण व्यवहार किसका दिखता है? मैकडुगल का। अब नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। अब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को, प्लेटो को, अरस्तु को या क्रो एंड क्रो को? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ लिया जाने लगा था। चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। अब 20वीं शताब्दी जो हुई थी उसमें किसका मनोविज्ञान को किसका व्यवहार विज्ञान माना जाने लगा था? व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा था। और प्रमुख व्यवहारवादी कौन है? वॉटसन। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बांडुरा, जीन प्याजे या क्रो एंड क्रो? तो कौन है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक? जीन प्याजे। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? शुद्ध विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या विधायक विज्ञान है? तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था? क्रो एंड क्रो, वॉटसन, पंपोनोजी या अरस्तु ने? तो मन का विज्ञान किसने माना था? पंपोनोजी ने माना था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रोबेल की। यह कथन सही है।
डाल्टन विधि किसकी है? मिस हेलन पार्क की। यह भी कथन क्या है? सही है। मोंटेसरी विधि मैडम मारिया मोंटेसरी। अब प्रोजेक्ट विधि किसकी है? अरस्तु की है या और किसी की है? तो यह कथन क्या है? गलत है। जब भी आप पेपर करो हमेशा जो ये सही और है या नहीं होता है तो इसको हमें पहले अंडरलाइन कर देना चाहिए। कई बार जो सही आता हुआ होता है वो प्रश्न भी हमारा गलत हो जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट पर्सन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व्यवहार विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? अरस्तु, वॉटसन, करो एंड करो या इनमें से कोई नहीं। निश्चित व्यवहार किसने माना था? वॉटसन ने माना था। अब नेक्स्ट पर्सन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग है। यानी हमें अगर मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो हम क्या क्या उससे कर सकते हैं? शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, नवीन मूल्यांकन विधियों की खोज कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? इन सभी में सहायक है। यानी हम पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं, यानी किस विधि से बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एजुकेशन शब्द किन दो शब्दों से बना है? एडुको, ईडुको या ई ये ड्यूको। तो एजुकेशन शब्द किससे बना है? ई ड्यूको से बना है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। अब शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? कोफका, क्रो एंड क्रो, वोल्फ या कुर्ट लेविन। तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? वोल्फ को शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? वोल्फ को। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी? महात्मा गांधी ने, उमा चौधरी ने, जे.एस. राइस ने या अन सेन गुप्ता ने? तो किसने स्थापित की थी? अन सेन गुप्ता ने। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। और विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? लिम्पजिंग नामक शहर में। कहाँ की गई थी? लिम्पजिंग नामक शहर में स्थापित की गई थी। और किसने की थी? विलियम वुंट ने। और कब की गई थी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह कथन किसका है? यानी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम क्या किया? अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर किसका त्याग किया था? चेतना का। यह कथन किसका है? वॉटसन का, गुड का, स्किनर का या वुडवर्थ का? तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। और यह जो पीछे सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था तब उसमें ये जीके के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो इसको कैसे याद करना है कि आत्मा का त्याग किसने किया था? वुडवर्थ ने अपनी आत्मा को त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय के स्थान पर नैदानिक परिसर में पैदा हुआ था? यानी मनोविज्ञान का ये कौन सा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय में पैदा नहीं हुआ बल्कि कहाँ हुआ था? नैदानिक परिसर में। अब निदानात्मक उपचारात्मक जो जहां होते हैं, जैसे ये चिकित्सा क्षेत्र में इसका ये वहां पैदा हुआ। तो कौन सा है? प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद या प्रेरकीयवाद? तो कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद।
श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। जो श्रीमती हरलोक है उन्होंने क्या कहा था कि गर्भ में आने से लेकर मरने तक क्या है वो मनुष्य में के शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं और ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इनमें से कौन सा हरलोक ने नहीं बताया था? अब कौन सा नहीं बताया था? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का आगमन, नए चिन्हों का विकास। तो कौन सा नहीं बताया था? पुराने चिन्ह का आगमन। इसमें क्या होता है? पुराने चिन्हों का आगमन नहीं होता। क्या होती है? इसमें लुप्तता हो जाती है। जैसे अपने दूध के दांत है वो टूट जाते हैं। जो थाइमस ग्रंथि है ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। नए चिन्हों का आगमन यानी दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं। तो ये किस में आते हैं? नए चिन्हों का विकास में आते हैं। अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्याय है। तो अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। अभिवृद्धि की दिशा निश्चित होती है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है? अभिवृद्धि की दिशा निश्चित होती है, यह कथन क्या है? गलत है। अभिवृद्धि हमेशा क्या होती है? अनिश्चित होती है। जबकि विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। कोई छोटा बच्चा हो तो लंबा हो जाता है तो वो उसकी क्या होगी? अभिवृद्धि। और अभिवृद्धि को मापा और तोला भी जा सकता है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। जबकि विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। विकास का निश्चित क्रम होता है। विकास स्पष्ट दिखाई देता है या विकास का स्वरूप बाह्य होता है। तो अब जो विकास है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास का स्वरूप बाह्य होता है, यह गलत है। विकास का स्वरूप हमेशा क्या होता है? आंतरिक होता है। विकास जैसे अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते। अब अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है जबकि विकास को नहीं नापा तोला जा सकता। बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब छोटा बच्चा है तो उसकी ये क्रिया बताई गई है कि प्रथम माह में क्या करता है बच्चा? सिर को उठाना सीख जाता है। 3 माह गतिशील वस्तु पर नियंत्रण 3 माह में गतिशील वस्तु पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 5वें माह में बिना सहारा के बैठना सीख जाता है। 1 वर्ष में बिना सहारे के चलना सीख जाता है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है कि 5वें माह में बिना सहारे के बैठना? तो यह कथन क्या है? गलत है। तो 5वें माह में बच्चा जब होता है तो क्या करता है? वो सहारे से बैठना सीख जाता है। यानी एक छोटा बच्चा है तो हम उसको सहारा दे के बैठाएंगे तो वह बैठना सीख जाएगा। और 3 माह में क्या होता है? अब 3 माह में बच्चा क्या करता है? गतिशील वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। और 3 माह में ही बच्चा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। यानी बच्चा अपनी माँ को कब पहचानने लग जाता है? 3 माह में। नेक्स्ट प्रश्न है, शेषवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? अब शेषवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? आत्म प्रेम की भावना, अजीबोगरीब अवस्था, बादशाह की आयु, जीवन का सबसे कठिन काल। तो शेषवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। किसको कहा जाता था? किशोरावस्था को कहा जाता है। और किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। और यह क्या है? शेषवावस्था जीवन का सबसे कठिन काल नहीं है।
कैसा काल है? सबसे महत्वपूर्ण काल है। कौन सा काल है? महत्वपूर्ण काल है, यानी यह हमारी भावी जीवन की आधारशिला है। कौन सी अवस्था? शेषवावस्था। ये थे इस वीडियो में 30 क्वेश्चन। आप सभी के कितने % सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।